जानते हैं कि कश्मीर की क्या सिचुएशन है और वहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त। और जो 1.5-2 साल वहाँ पे हालात खराब रहे, गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो पाबंदियां लगाई, कानून बदला, उसके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आए हैं, और इस वक्त जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका क्या स्टेटस है। इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग को कश्मीरी कैसे देखते हैं, और क्या कश्मीरी अपनी कुछ सेपरेट आइडेंटिटी रखना चाहते हैं या वो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। ताल्लुकात नॉर्मल किस तरह के हो सकते हैं। तो ये 4-5 जो सवालात हैं ये अभिजीत साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अभिजीत साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कश्मीरी क्या ये नहीं चाहते कि उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अवे फ्रॉम पाकिस्तान, अवे फ्रॉम इंडिया, वो एक अपना एक अलहदा दुनिया स्टैब्लिश करें जिससे वो उनकी अपनी पहचान हो। क्योंकि पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी जो कश्मीर है उसमें बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनको एक सेपरेट शनाख्त मिलनी चाहिए। सो हाउ डू यू सी दिस अमंग द कश्मीरीज इन ऑक्युपाइड कश्मीर? देखें कमर चीमा साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने साथ मुझे इस वार्तालाप में मुखातिब होने का मौका दिया। जो बातें, जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का ढंग खैर आपके अपने पाकिस्तान के हिसाब से आपको सूट करता होगा, इसीलिए आप फिर से पूछ रहे हैं। मैं जो भी बात कहूंगा, क्योंकि मेरा जो कश्मीर के साथ ताल्लुकात हैं वो पिछले 20-25 साल के हैं। शायद मैंने उससे पहले का, जब बड़ा छोटा था तो वो दौर भी देखा था जब कश्मीर में अमन था, सुकून था, चैन था, और उसके बीच में जो स्थिति खराब हो गई वो भी मैंने दौर बिल्कुल वहां पर देखा। तो कश्मीर को बनते, बिगड़ते और अब फिर से बनते मैं देख रहा हूं अपनी नजरों से। तो जो चीजें मैं आपको कहूंगा वो मैं एज ए बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो ग्राउंड रियलिटीज वहां पर है, सच्चाई के साथ रूबरू करूंगा इसको मैं, ताकि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में जो लोग हैं जिन्हें हम अपना भाई समझते हैं, वो लोग जो वहां पर हैं वो भी एग्जैक्टली जान सकें कि कश्मीर का जो मसला था या है वो क्यों है और ऐसे क्यों बात की जा रही है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर के लोग क्या अपनी आइडेंटिटी अलग से चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 1 या 2% लोगों को साइड पे छोड़ दूं, मैक्सिमम जो लोग हैं कश्मीर के, इसमें मुझे कोई परहेज नहीं, कोई हर्ज नहीं है कहने में कि वो अपने आप को कट्टर हिंदुस्तानी मानते हैं और हिंदुस्तानी मानने में उनको गर्व भी है। अब ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ना कमर चीमा साहब, ये कुछ और तरह से पोर्ट्रे की गई। जिस तरह से, अगर आपके पाकिस्तान की बात करूं, तो जब हमारे दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ, अब किसकी वजह से बंटवारा हुआ, क्यों रहा, कौन इसका मेन कसूरवार था, वो बात मैं नहीं यहाँ करना चाहूंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है, कभी हम फिर उस पर बात कर लेंगे। लेकिन उसके बाद आपके देश के जिस हिसाब के हालात रहे, आपको डेमोक्रेसी से रूबरू होते हुए आपके देश को कई दशक लग गए। उससे पहले मार्शल लॉ रहा, जैसा आपका वहां पर सिस्टम रहा। लेकिन यहाँ पर कश्मीर की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर कश्मीर में कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि कश्मीर में आजादी के समय पर जम्मू कश्मीर की रियासत में महाराजा का राज था। महाराजा साहब जो थे, शुरू में इसमें कोई गलत नहीं है कि महाराजा साहब अलग से अपनी रियासत बना के रखना चाहते थे, लेकिन बाद में जिस तरह के हालात पैदा हुए उसके बाद महाराजा साहब ने खुद ये चाहा कि हम हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि महाराजा ने ये जो स्टेट थी, ये अभी भी याद है कि ये पैसे देकर ये स्टेट खरीदी थी अंग्रेजों से। तो एज सच हिंदुस्तान में, जहां पर पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों को गुलामी फेस करना पड़ी, वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा कभी भी गुलामी नहीं फेस करना पड़ी। वो शुरू से ही अपनी एक, महाराजा की एक अपनी आइडेंटिटी थी। महाराजा जो है उनकी अपनी एक स्टेट थी और काफी मुझे लगता है एक वेल ऑफ स्टेट थी, जिसमें हर एक तरह की जो चीजें थी वो पर्याप्त थी लोगों के लिए, और महाराजा जिस हिसाब का सिस्टम चाहते थे वो कुछ और। लेकिन रही बात ऐसा कुछ क्यों हुआ, इस जम्मू कश्मीर की जो पहली स्टेट रही उसमें ऐसा क्यों रहा, या महाराजा साहब के राज में ऐसा क्यों रहा, क्योंकि सच्चाई सबके सब जानते हैं कि 47 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर पे जो अटैक किया और आगे आगे उन्होंने कवालीस को किया और पीछे पीछे कौन थे, ये सब आपके सामने ही है। उस समय महाराजा के पास कोई ऑप्शन नहीं। महाराजा जो है, अगर वो चाहते, वो ही वॉज ए डोगरा रूलर, और अगर वो चाहते तो अगर सिर्फ अपने जम्मू के लोगों को अगर बचा के रखना चाहते तो इतनी आर्मी महाराजा के साथ साहब के पास थी कि वो जम्मू के लोगों को बचा के रख सकते थे। लेकिन महाराजा एक बड़े सेकुलर से राजा थे, उनके लिए हिंदू मुसलमान उनकी दो आंखों की तरह। इसीलिए उन्होंने जो कुछ किया उस समय, ताकि जो कत्लोगारत उस समय कश्मीर में शुरू हो गई थी, जो कश्मीर में लूटपाट शुरू हो गई थी, जिस तरह से वहां पर रेप और इस तरह के घिनौने काम शुरू हो गए थे, और जिस तरह से लोग वहां के डर और खौफजदा हो सके थे, उस समय अगर हमें कोई बचा सकता तो सिर्फ हिंदुस्तान की ही फौज बचा सकती थी। तो महाराजा साहब ने बड़े प्राउडली हिंदुस्तान के साथ उस समय जो है अलायंस किया, और यहाँ पर हिंदुस्तान जो है पूरी तरह से हर एक चीज में हम लोग जो है हिंदुस्तान के साथ शामिल हो गए। रही बात जो बीच में एक छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा लेकुना 370 और 35A का रह गया,
वो भी 1 अगस्त 2019 को सब कुछ क्लियर कर दिया गया। और आज हर एक इंसान, अभिजीत भाई, मैं जो एक बड़ा बेसिक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या आप अपनी पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, या आप समझते हैं नहीं कि आप इसी तरह भारत में जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं ये आपके लिए ठीक है? मेरा ये एक सादा सवाल है, क्योंकि यहां पे जो कश्मीरी है वो तो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से भी आजाद हों। आपका मैं कश्मीर का सवाल जानना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं? यहां का कश्मीरी तो इस तरह चाहता है, कुछ पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाहते हैं, कुछ आजाद होना चाहते हैं। आपका कश्मीरी क्या चाहता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा कश्मीरी हिंदुस्तान से लग नहीं है, हमारा कश्मीरी हिंदुस्तान से लग नहीं है। और हमारा जो आपके कश्मीर की तो मैं बात नहीं करूंगा, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पर शायद लोगों की जो आप एक एवरेज इनकम कह सकते हैं वो बड़ी लो होगी, या उन लोगों के पास वो जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं होगी। जबकि अगर आप हमारे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में काफी जो बाकी स्टेट्स हैं उनसे काफी बेहतर है। और अगर मैं पर्टिकुलरली मुस्लिम्स की भी बात करूं, तो अगर आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो 70% जो हमारे मुस्लिम्स हैं वो बेचारे दिन में $1 या $2 से ऊपर की भी उनकी आमदनी नहीं है। लेकिन अगर आप कश्मीर के मुस्लिम्स की बात करें तो ये शायद साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बेहतर, जिसे इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप कहें तो सबसे बेहतर यही मुस्लिम्स है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज इनके मन में कभी भी, मन में ख्याल भी कभी रहा होगा कि ये अपने आप को पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। दे आर प्राउड टू बी इंडियंस। और मैं क्योंकि कश्मीर के हर एक हिस्से, एक एक कोने में खुद गया हूं, मैंने कहा 1% 2% के तो वैसे एलिमेंट्स आपके पाकिस्तान में भी हैं जो हमेशा अलग ही सोच रखते हैं। वैसे फैनेटिक लोग हर जगह पर होते हैं, उनको आप साइड पे छोड़ दीजिए। आम कश्मीरी जो है वो अमन प्रस्त है, आम कश्मीरी जो है वो तरक्की चाहता है, आम कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना करता है। ओके, आपने अभी ये बताया कि कश्मीर की क्या सिचुएशन है अभिजीत साहब, वहां पे क्या कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, वहां पे अगर यूरोपियन डिप्लोमेट्स आते हैं तो कर्फ्यू लगा के उनको लेके आना पड़ता है, क्या वहां पे अभी जो है वो नॉर्मल जिंदगी चल रही है? लास्ट टाइम जो हमने पिक्चर्स देखी थी उस वक्त तो बड़े बुरे हालात थे वहां पे, लोग जो है उनको वो नॉर्मल रोजगार लेने में भी तलाश में जो मुश्किल पैदा हो रही थी। रिसेंटली उन्होंने कहा जी कि 2G 3G जो इंटरनेट वहां पे पहुंच रहा है। सो व्हाट इज द स्टेटस नाउ? कोई अभी कोई उनकी जिंदगियों में बेहतरी आई है? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उनकी सुन नहीं रही, भारत जो है वो अपना जो मर्जी करता रहे, वहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी बाहर भेज दिया। सो हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन? कश्मीरी कितने को इस चीज से अनॉयड है? ये बड़ा गलत सा एक नोशन आप लोगों ने बना रखा है। मुझे नहीं पता कौन सा चैनल आपको ऐसी खबरें देता है कि वहां पर ऐसी सिचुएशन होगी या यूरोपियन डेलीगेशन के आने से वहां पर कौन से हालात खराब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। डीडीसी के इंतखाबात हुए जिसमें बड़ी भारी शिरकत की कश्मीर के लोगों ने भी, और अपने चुने हुए लोगों को आगे लेकर आए। वही चुने हुए लोगों ने आगे यूरोपियन डेलीगेशन के लोगों के साथ मुलाकात की है। एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी सियासत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े के ऊपर जो है वो कायम है। वो लोग जो अपने आप को वहां के पॉलिटिकल रहनुमा मानते हैं, उनको तो आम कश्मीरी कब से दरनिकाल कर चुका है, जो कि पिछले डीडीसी के चुनावों में भी आपको पता चल चुका होगा। तो ये कहना कि वहां पर पता नहीं लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड है, लोग बड़े अच्छे से रह रहे हो और आज की डेट में लोग बड़े सुकून से हैं। पिछले 1-2 दशक, 2-3 दशक का जो वहां पर दौर रहा वो जरूर खराब रहा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं जो आपकी तरफ से जो वहां पर भेजे जाते हैं टेररिस्ट, या आपकी तरफ से जो चीजें वहां पर की जाती है, उसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम है सारी की सारी। मैं आपको एक बात बताऊं कमर चीमा साहब, जब आप ऐसी बात करते हैं आप एक चीज समझिए, आपको लगता है कि यहाँ पर पता नहीं कौन सी एक लड़ाई शुरू होगी, कुछ होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी अगर आप देखते हैं, जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, उसका अगर आप तार जोड़ेंगे तो आपके आप ही के मुल्क के साथ जुड़ेगा, और कहीं से नहीं जुड़ता है। ये आप भी भली भांति जानते हैं। यहाँ पर अगर एक बंदूक भी आई होती है वो भी वहीं से आई होती है सारी की सारी। अब रही बात ये कौन से लोग हैं, कौन से हैं जो इन ऐसे बंदूकों को उठाकर या ऐसी सो कॉल्ड जिहाद की बात करते हैं, या सो कॉल्ड जो वो सेपरेटिज्म की बात करते हैं। ये सब के सब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। अब ये 15-14 साल का, पिछले अभी थोड़े दिन पहले ही एक एनकाउंटर हुआ जिसमें किसी का बच्चा उठाकर, तो 15-16 साल के जो टेररिस्ट लड़के थे वो उठाकर अपने साथ ले गए। फिर उस बेचारे के पूरे उसके माँ बाप को लाया गया। माँ बाप ने आकर उस एनकाउंटर के अंदर उनको कहा कि यार तुम वापस आ जाओ, हमारा तुम एक ही एक बच्चा यहाँ से जबरदस्ती ले गए, इसकी 3 बहनें हैं, इसके अब्बा जो है वो बीमार है, हम कैसे जिएंगे, क्यों ऐसा कर रहे हो? अब जब मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ, ये बच्चे कौन से हैं? ये वही बच्चे हैं जैसे आप देख लीजिए पूरी दुनिया में पबजी खेलकर तो पबजी के पीछे जान देने को चल पड़ते हैं।
ऐसे ही चंद वो लोग हैं जो इस कारण बरगलाए जाते हैं, लेकिन बरगलाने में आपका मुल्क कोई भी पीछे कसर नहीं छोड़ता। तो ये हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं अगर आप इनको बरगलाना बंद करेंगे तो वो जो थोड़े से बच्चे हैं वो भी ठीक हो जाए। जारी बात है, आपने कश्मीरियों को जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं और वो सारे जो हालात खराब हुए हैं, तो वो जो खौफ व हरास और उनको नौकरियां नहीं, उनकी जिंदगियां, वो तो नॉर्मल लोग जिंदगी बेचारे नहीं गुजार रहे। लेकिन ऐसी बात एक मिनट आपको रोकूंगा। आपको बताऊं कि हमारे बिहार और यूपी की जो पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन उनसे ज्यादा नौकरी हमारे पास जम्मू कश्मीर में है। तो नौकरियों की, और मैंने कहा ना पर कैपिटा इनकम की बात मत करें, जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की काफी स्टेटों से बड़ी अच्छी है। तो ये तो कोई हालात ही नहीं है। रेडिकलाइजेशन, चंद लोगों की रेडिकलाइजेशन और स्पॉन्सर्ड बाय योर कंट्री, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और इसका प्रॉब्लम आपको भी अब आना शुरू हो गई है। तभी आप देख लीजिए आज आप परेशान है FATF में, क्यों ऐसा हो रहा है। यूके ने 21 कंट्रियों की लिस्ट बना दी, क्यों बना दी, आपको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और होता ऐसा ही है, आप किसी के घर में आग लगाओगे तो अपने यहाँ पर तो उसका वो चीज तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मिसालें ना दें, ये मिसालें ना दें, मैं आपको इससे 10 अच्छी मिसालें दे सकता हूँ। आपने श्रीलंका में आग लगाई, बांग्लादेश में आग लगाई, ये ना बातें आजकल अफगानिस्तान में लगा रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज, कमर चीमा साहब, आज हम टीवी की डिबेट ना करके, आप ही का चैनल है, सब आप ही का है, आप बड़े आराम से बोल सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान की पूरी, हिंदुस्तान में जब आप हमारे साथ पहले, आजादी से पहले आप पूरा हमारा इतिहास पिछले 500, 700, 1000, 2000 साल का निकाल लीजिए, आज तक कभी हिंदुस्तान ने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। हमारे लोग यहाँ से कभी पार नहीं गए किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर। यहाँ पर बाबर और कई लोग आके हमारे देश को लूटने के लिए यहाँ पर आए, हमारे लोगों ने आज तक नहीं किया। नेपाल, श्रीलंका, जितने कंट्रीज हमारे पास है, हमारे साथ बड़े फ्रेंडली में वे में रहते हैं हमारे साथ। बांग्लादेश ही देख लीजिए, आज पाकिस्तान से ज्यादा तो बांग्लादेश ने तरक्की कर ली है। क्यों कर ली? हमारे साथ फ्रेंडली इसलिए की है तरक्की। आप भी हमारे साथ अगर फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे तो आपके देश की तरक्की होगी। क्योंकि अगर वो जो आपके मुल्क में जो 700 मिलियन लोग जो $2 पे रह रहे हैं, उनके साथ भी फ्रेंडली रहे, हमें पता है। आप बहुत नहीं, हमारे पास $2 वाले, हमने आपको बात की पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात की थी मैंने उसके अंदर, और हमारे कश्मीर के, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कश्मीर में मुस्लिम्स हैं तो पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। कमर चीमा साहब, सबसे पहले तो फिर चाइना के जो उइगर मुस्लिम हैं उनके साथ आप जरा सहानुभूति पेश करें और CPEC का इकोनॉमिक डोर कल ही बंद करें। आप चाइना के साथ आपको ये दुश्मनी निभानी चाहिए, हमारे साथ नहीं। हमारे यहाँ के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा खुश है। जी ठीक है, मैं मानता हूं जी, बहुत हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप जारी बात है इस तरह की बात करेंगे, मैं ये कहता हूं हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या अभी मौका आ गया है कि जो कश्मीरी लीडरशिप है उसको पाकिस्तान से मिलने की इजाजत दी जाए और वो पाकिस्तान से मिले, हमारे जो वहां पे चार्ज डे अफेयर है उनसे मिले, हमारी लीडरशिप से मिले, ताकि हम चीजों को बेहतर कर सकें। सो आप कब अलाउ करेंगे कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, जो हमारे साथ राब्ते में आए हैं, हमारे वहां पे डिप्लोमेट से मिले, हमारे यहाँ से पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, ताकि हम चीजों को बेहतर करें? क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी अभिजीत साहब आप देख रहे हैं? देखें, ऐसा है कमर चीमा साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये हिंदुस्तान जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो पाकिस्तान के मन में डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। आज मुझे नहीं लगता कि आपके मुल्क के साथ क्यों, मतलब किस लिए आपके मुल्क के लोगों के साथ मिलना है, आपका क्या लेना देना है यहाँ पर, मुझे बताएं। ये लोग बेचारे बड़े अमन और सुकून के साथ रह रहे थे और रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप बोले आपके साथ क्यों बात करें कि आप ओपरेट टेररिस्ट वहां से भेज दीजिए, इसीलिए आपके साथ बात करें। किस लिए बात करें बताया ना, आपका मुझे तो समझ नहीं आती है। तो बड़ा बेतुका का सवाल है कि आपके साथ मिलने दिया जाए। मतलब आप मैं कौन जी पंजाबी कहते, मैं कौन जी खाम खा तुसी ते खाम खा दी गल करते, मैंने समझ नहीं आता कि पाकिस्तान तक की लेना देना देना। दरअसल आप थोड़ा सा हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, मैं आपको हिस्ट्री से वाकिफ करा देता हूँ। रिसेंटली लास्ट टाइम जब पाकिस्तान की जो हमारे एम्बेसडर थे वहां पे, हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित साहब, इंडियन सरकार ने उनको रोक दिया था कि वो कश्मीरियों को नहीं मिल सकते, और कश्मीरियों को रोक दिया था आप उनसे नहीं मिल सकते। और जब भी पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इंडिया जाती है, वो कश्मीरियों से मिलती है। ये इसको ना भूलिएगा। सो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप से मिलते रहे हैं, ताकि वो कंसर्न्स हमें बता सकें और फिर हम उनको
भारतीय सरकार के सामने रख सकें। सो एक इंतहाई, क्योंकि अब सिचुएशन बेहतर हो रही है, चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं अभिजीत भाई, तो इस सेंस में इसको ये समझिए कि अभी हमें अगर आगे की तरफ जाना है तो हमें कश्मीरियों को थोड़ी फ्रीडम देनी होगी। हम ये नहीं कहते कि जो है वो आप कश्मीर जो है वो सारे ही हमें मिल जाए। हालात बड़े बेहतर मुख्तलिफ किस्म के होने हैं, मुझे पता है कोई गुडी गुडी चीजें ना पाकिस्तान के लिए होनी है ना आपके लिए होनी है, जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं होना, जो हम कह रहे हैं वो भी नहीं होना, लेकिन फिर भी मैं इस माजी के एंगल से कह रहा हूं ताकि एक अच्छे तरीके से बात का माहौल चल सके। ये बात है, इसको अगर आप मुनासिब समझते हैं तो। देखिए कंवर सिंह साहब, पहली बात यह कि हिस्ट्री तो आप भी बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं। आप बताएं ना, पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर इंटेंशन कब ठीक थी? क्या 47 के बाद ठीक थी? क्या कवालीद आए तब ठीक थी? बताएं कब ठीक रही? अगर आज की डेट में आप जो भी कश्मीर के अंदर कत्लो-गारत होती है, जो ब्लास्ट होता है, उसका लिंक आपके देश के साथ जोड़ता है, तो इसके अंदर आप कैसी बात करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, किस हिस्ट्री की बात करें आप। हिस्ट्री पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, हिस्ट्री जो एग्जैक्ट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें। यहाँ की अगर कश्मीरी को आज की डेट में दिक्कत है, वो इस कारण दिक्कत है कि कहीं ना कहीं ये जो हथियार आते हैं, सब चीजें आती हैं, वहां से आती है। मैंने कहा ना, रेडिकलाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपके देश के लिए भी है। आप अगर अब नींद से नहीं जागना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा देश जो बखूबी हर एक चीज से निपट रहा है।